जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग फिर से कवर करेंगे उसी बुक को जिस बुक का इंतज़ार सभी लोगों को है। तो बुक है ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 3rd एडिशन बुक लाया गया है मार्केट में। इसे हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग का ये तीसरा सेट होगा, 2 सेट हम लोग कवर कर चुके हैं। और ये जो एग्ज़ाम है ये बिहार दरोगा 1275 पोस्ट का पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम 17/12/2023 को प्रथम पाली में हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था कुआलालंपुर में। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 6 मार्च 2023 को कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया था। इसकी थीम थी स्ट्रेंथनिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड आसियान इंडिया इकोनॉमिक रिलेशंस फॉर ए स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एक क्षेत्रीय संगठन का जिसका गठन 1967 में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ किया गया। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आसियान दिवस के रूप में? 8 अगस्त को। और इसका गठन कब हुआ था? 1967 में। आसियान का सचिवालय जकार्ता इंडोनेशिया है तथा आदर्श वाक्य किसका है? 1 विज़न 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। 1 विज़न 1 आइडेंटिटी एंड 1 कम्युनिटी। आसियान के संस्थापक देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आसियान के संस्थापक देश कितने हैं? 5। कौन कौन है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आसियान के वर्तमान में 10 सदस्य देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। कौन कौन है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। तो राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 निर्धारित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। न्यूनतम कितनी हो सकती है? देखिए इंपॉर्टेंट, अधिकतम सभी को याद रहता है, न्यूनतम याद नहीं रहता है। तो न्यूनतम याद रखिएगा। न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंडों में कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान प्राप्त है जिसके तहत विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 से भी कम है। उदाहरण, मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है, गोवा में 40 है और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में 70 और पुडुचेरी में 30 विधानसभा सदस्य हैं। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है तथा विधानसभा का सत्रावसान के आदेश राज्यपाल द्वारा दिए जाते हैं। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन न करने की प्रावधान है। कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए अब ठीक है। विधानसभा सदस्य बनने हेतु अर्हताएँ अनुच्छेद 173 में निर्धारित है। वर्तमान में सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश जिसमें 403 है और न्यूनतम विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है सिक्किम में जो कि 32 है। अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर विधानसभा में अनुसूचित जातियां और जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण किया गया है। किसके अनुसार? अनुच्छेद 332 के अनुसार। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। संविधान के अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ है कि सभी मंत्रियों को उनके सभी कार्य के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यह भी है कि मंत्रिमंडल के निर्णय सभी केंद्रीय मंत्रियों अन्य मंत्रियों के लिए बाध्यकारी है। अनुच्छेद 75 के 2 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी वर्णित है। यह कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। हालांकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणी होती है। कौन कौन से हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री।
अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का उपबंध है। यह राष्ट्रपति को उसके कार्य करने हेतु सलाह देती है। क्या करती है? राष्ट्रपति को उसके कार्य करने हेतु सलाह देती है कौन? मंत्रिपरिषद। और इसका उपबंध कहाँ है? अनुच्छेद 74 में। मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों शब्द एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें एक निश्चित अंतर है। मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है जिसमें लगभग 15 से 20 मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद का एक भाग है कि इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। क्या है कि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। इसकी व्याख्या को 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा जो है किस अनुच्छेद में है? तो सिर्फ एक अनुच्छेद है जो अनुच्छेद 352 में है जिसमें मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा है। और अब एक नया क्वेश्चन बन गया कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा इसे शामिल किया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे शामिल किया गया था। पूछा जाएगा मंत्रिमंडल कैसा निकाय है? तो मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। अब इसमें आपसे पूछ देगा कि मंत्रिमंडल में कौन से मंत्री शामिल होते हैं? तो मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 352 में व्याख्या है कि प्रधानमंत्री व अन्य कैबिनेट मंत्रियों की परिषद जिन्हें अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय आय बराबर होता है, तो राष्ट्रीय आय जो होता है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट के बराबर होता है। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट के बराबर होता है राष्ट्रीय आय। जब एनएनपी की गणना लागत मूल्य पर की जाती है तब उस देश की राष्ट्रीय आय निकलती है। एनएनपी से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए इसमें से अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है, जबकि परिधान सहायिकी को जोड़ दिया जाता है। यानी राष्ट्रीय आय बराबर निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सहायिकी। ठीक है। सेम चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है, नेशनल इनकम बराबर एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। तो संघीय कार्यपालिका में जो है राष्ट्रपति शामिल है, प्रधानमंत्री शामिल हैं, भारत के न्यायवादी महान्यायवादी जो है वो शामिल हैं, लेकिन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसमें शामिल नहीं हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं महान्यायवादी से मिलकर होता है। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका के निर्माण किसके किसके मिलने से होता है? तो ऑप्शन में जैसे दिया हुआ था वैसे दिया रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं महान्यायवादी से मिलकर होता है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। अनुच्छेद 52 से 78 तक क्या है? संघ की कार्यपालिका का वर्णन है, जो कि भाग 5 में है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। आपसे पूछ देगा कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका जो है अपनी नीति एवं कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, परंतु वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रिपरिषद में निहित है। अनुच्छेद आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो किसको प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। और ये भी पूछ सकता है संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है यानी वास्तविक शक्ति किसमें निहित है? तो वास्तविक शक्ति निहित है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में। अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 53 के तहत भारत के राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। किसमें दिया है? अनुच्छेद 53 में। प्रधानमंत्री शासन का प्रशासनिक प्रधान होता है जो शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। अनुच्छेद 75 के एक राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है, अर्थात राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। किसके अनुसार? तो अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार। इसे ध्यान रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी का पद का प्रावधान है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। एवं राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न पद धारण करता है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी की योग्यता रखता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में वर्णन है। ठीक है। यह लोक वित्त का संरक्षक एवं लेखा परीक्षण व लेखा विभाग का मुखिया होता है। यह राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर नियंत्रण करता है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ई सारस मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। इस ऐप को दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता से जुड़ी महिलाओं के बनाए गए उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए जारी किया गया है।
हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो पदक जीतने वाले जो रुद्राक्ष पाटिल हैं उनका संबंध है आपको निशानेबाजी से। किससे है? निशानेबाजी से है। रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से है। और भी अन्य खेल से संबंधित खिलाड़ी देख लेते हैं। निशानेबाजी से कौन कौन संबंधित खिलाड़ी हैं? तो अभिनव बिंद्रा संबंधित हैं, मनु भाकर, श्रेयसी सिंह, गगन नारंग, अंजलि भागवत, सौरभ चौधरी, अपूर्व चंदेला, राही सरनोबत, अवनी लेखरा इत्यादि। अभी जो पेरिस का पैरा ओलंपिक हो रहा था उसमें अवनी लेखरा जो है गोल्ड जीती हैं। मुक्केबाजी में संबंधित हैं मैरी कॉम, निखात जरीन, लवलीना बोरगोहेन, विजेंद्र सिंह, अमित पंघाल, पूजा रानी, सरिता देवी, मोहम्मद अली इत्यादि। कुश्ती से संबंधित हैं विनेश फोगाट, रवि कुमार दहिया, साक्षी मल्लिक, बजरंग पुनिया, गीता फोगाट, सुशील कुमार, केडी यादव, बबीता कुमारी इत्यादि। तीरंदाजी से संबंधित हैं आपकी दीपा कुमारी, जयंता तालुकदार, लिम्बाराम, अभिषेक वर्मा, डोला बनर्जी, ज्योति सुलेखा बेन्नन और फिर बेमबाला देवी लैश्रम, तरुणदीप राय और परवीन यादव इत्यादि। अब आपको लगा होगा कि हम तो इसे पढ़ दिए तो आपको याद हो गया, तो याद नहीं होगा। इसे इतना आसानी से याद नहीं हो सकता है। इसे जो है आपको 4-5 बार देखना पड़ेगा। और 4-5 बार देखने से भी अगर आपको ध्यान में नहीं आता है तो आप एक बार लिखिए। जैसे एक बार पढ़ लिए उसके बाद अपने कॉपी में इसको लिखने का कोशिश कीजिए 2 बार 3 बार, तो मुझे लगता है कि याद हो जाएगा। याद करने का सबसे बेस्ट मेथड यही है। जो याद नहीं होता है उस चीज़ के लिए लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। वो है कैप्टन शिवा चौहान। दुनिया की सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में कैप्टन शिवा चौहान सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। कैप्टन अवनी चतुर्वेदी, कैप्टन मोहना सिंह जितरवाल, कैप्टन भावना कंठ को भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट में शामिल किया गया है। भारत की प्रथम महिला संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पहली महिला पायलट ये हैं सरला ठकराल। कौन है? सरला ठकराल। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला राफेल पायलट, ये हैं शिवांगी सिंह। भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट भावना कंठ हैं। भारत की पहली महिला एयरलाइन पायलट दुर्गा बनर्जी। भारत की पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक शीला डावरे और पहली महिला ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव। भारत में पहली महिला IFS चेनिरा बेलियप्पा, ठीक है, मथुम्मा, चेनिरा बेलियप्पा मथुम्मा। फिर से इसको एक बार हम लोग देखते हैं। देखिए, भारत की पहली महिला पायलट कौन हो गई? सरला ठकराल। भारत की पहली महिला पायलट कौन हो गई? सरला ठकराल। अगर हम दोबारा पूछते हैं तो अपने मन में कम से कम उसको बोलना है। भारत की पहली महिला पायलट हो गई सरला ठकराल। और भारत की पहली महिला राफेल पायलट, राफेल की पायलट पूछा जाए तो शिवांगी सिंह, राफेल की पायलट पूछा जाए तो शिवांगी सिंह, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट पूछा जाए तो भावना कंठ, लड़ाकू पायलट पूछा जाएगा तो क्या बोलिएगा? भावना कंठ। और भारत की पहली महिला एयरलाइन पायलट दुर्गा बनर्जी, एयरलाइन पायलट पूछा जाए दुर्गा बनर्जी। और ऑटो रिक्शा चालक अगर पूछा जाए शीला डावरे। और महिला ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव। और IFS अधिकारी पूछा जाए चेनिरा बेलियप्पा मुथम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है। y के 20% का 20% 20 हो तो y का मान क्या होगा? बस सॉल्व कर लीजिए। y का 1/5 का 1/5 बराबर 20, तो 20 × 100, 100 × 500, तो y का मान हो गया 500। बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011-12 2019 20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर क्या है? तो इसकी समृद्धि दर जो है 13.5% है। ऐसे निकालने की चीज़ें 2018-19 में ये था 48 67 76 करोड़ और 2019-20 में 56 27 10 करोड़ हो गया। तो कितनी वृद्धि हुई है? दोनों को माइनस करके बट्टा में जो बाद में आया वो 100 करेंगे, 13.5% वृद्धि हुई है। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? कौशाम्बी जो है वो वत्स की राजधानी है। किसकी राजधानी है? वत्स की। तो देखिए, बुद्ध के समय में हम 16 बड़े महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं, तो चलिए उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। महाजनपद और उसकी राजधानी, मगध की राजधानी थी राजगिरी या गिरिब्रज, काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, अंग की राजधानी चंपा, बज्जी की राजधानी वैशाली और विदेह, और मल्ल की राजधानी कुशीनगर एवं पावा द्वितीय भाग। कुशीनगर है प्रथम भाग और द्वितीय भाग जो है पावा है। चेदी की राजधानी शक्तिमती या सोथीवती भी कहीं कहीं मिलता है। इसे सुक्तिमती ये जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, पंचाल की राजधानी अहिच्छित्र उत्तरी और काम्पिल्य जो है दक्षिणी। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छित्र है और काम्पिल्य जो है दक्षिणी पंचाल की राजधानी है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, सुरसेन की राजधानी मथुरा, असमक की राजधानी पोटली
या पोतन। मात्र एक ही ऐसा ये महाजनपद है जो दक्षिण भारत में है, जो कि महाराष्ट्र में है। बाकी जितने भी महाजनपद यानी 16 में से 15 महाजनपद उत्तर भारत में है, जिसमें से 3 बिहार में है। नेक्स्ट है अवंती की राजधानी उज्जैनी उत्तरी है और माहिष्मती भी है अवंती की राजधानी, ठीक है, दक्षिणी। गांधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक। हाटक अधिक पूछा जाता है, राजपुर कहीं कहीं दिखता है लेकिन आगे पूछा जा सकता है। 16 महाजनपद में असमक ही ऐसा जनपद है जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी किनारे स्थित है, ठीक है, मिल गया वो जो मैं बता रहा था। 16 महाजनपद में केवल बज्जी एवं मल्ल की गणतात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, जो बज्जी संघ की राजधानी था। इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय, महावस्तु एवं जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में मिलता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों की सूचना मिलती है, चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी और साकेत। कौन से महानगर हैं? चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी, साकेत। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर पाटलिपुत्र है। किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म हैं? तो ये हो गए हिंदी के क्वेश्चन। इसमें देखिए सर का हिंदी बाण होता है और ये इस सर का हिंदी जो है तालाब होता है, तो ये सही है। तो बाकी ये डिटेल दे रखा है हिंदी से संबंधित, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। कुल, कुल का हिंदी हो गया वंश, अर्थ हो गया वंश, और ये दुर्घुकार वाला जो कुल आ जाएगा इसका अंश हो जाता है किनारा। दैव का दैव 2 आयकार यानी डबल आयकार दिया हुआ है तो देवता हो जाएगा, और देव दिया हुआ है तो वो भगवान हो जाएगा। अनल का आगे अग्नि होता है और अनिल दे दिया तो हवा हो जाएगा। रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? तो रूस जो है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि द्वारा जो है अलग हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 3 मार्च 1918 ईस्वी को रूस की नई बोल्शेविक सरकार और जर्मनी या केंद्रीय शक्तियों जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया के बीच हस्ताक्षरित एक अलग संधि है, जिसने प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी को समाप्त कर दिया था। 2 महीने की बातचीत के बाद जर्मन नियंत्रित ब्रेस्ट लिटोवस्क में संधि पर हस्ताक्षर किए गए। संधि के अनुसार सोवियत रूस ने मित्र राष्ट्रों की प्रति शाही रूस की सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया और पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया में 11 राष्ट्र स्वतंत्र हो गया। यह संधि रूस के लिए बहुत अपमानजनक संधि थी। रूस को अपने विशाल क्षेत्र और लगभग 6.5 करोड़ जनसंख्या से वंचित होना पड़ा। इस संधि के हो जाने के बाद रूस विश्व युद्ध से अलग हो गया, जिससे बोल्शेविक सरकार को देश की आंतरिक समस्या पर ध्यान देने का समय मिल गया। नेक्स्ट है विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात क्या होता है? तो विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा जो है वो बराबर 1 के बराबर या कम होता है। उसके बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है, लेकिन अधिक कभी नहीं होगा विस्थापन, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए। अच्छा, उसका डिटेल दिया हुआ है। वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति में न्यूनतम दूरी विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी जो होगा उसे विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो वही बात है इसमें विस्थापन 6 मीटर हो गया और दूरी हो गया 6 और 15, ठीक है, 15 मीटर, सही है। नेक्स्ट विस्थापन एवं दूरी के बीच का संबंध क्या हो गया? दूरी जो है 1 से अधिक भी हो सकता है और 1 के बराबर ही हो सकता है। विस्थापन से अधिक हो सकता है, विस्थापन के बराबर ही हो सकता है। द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र क्या हो जाता है? खुल जाती है। देख लीजिए, ये है द्वार कोशिका और ये है सुरक्षा कोशिका, ठीक है। और ये आ गया स्टोमेटा का खुलना, ये खुल गया। रक्षक कोशिका ये होता है, एपिडर्मल कोशिका ये होता है, और ये जो है क्लोरोप्लास्ट होता है। द्वार कोशिका में जल का प्रवेश द्वार कोशिकाओं को खोलने में सहायक प्रदान करता है। इसके परिणाम स्वरूप गार्ड सेल सुस्त हो जाता है। रक्षक कोशिकाओं में पानी का रिसाव और रक्षक कोशिकाओं को बंद करने में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद गार्ड कोशिकाएं शिथिल हो जाती है। इसके बाद क्या होता है? गार्ड कोशिकाएं जो है वो शिथिल हो जाती है। जब रक्षक कोशिकाओं में जल डाली जाती है तो कोशिका फूल जाती है, इससे रंध्र खुल जाते हैं। जब रक्षक कोशिकाएं शिथिल हो जाती है तो रंध्र बंद हो जाते हैं। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों वे प्रतिबंध हटाने कहलाता है उदारीकरण। व्यापार के उदारीकरण में व्यवसायों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है कि वे आयात या निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है।
कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? तो कांगड़ा लघु चित्रकला जो है ये बनाई जाती है हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के नाम पर रखा गया है, जो एक पूर्व रियासत थी जिसके कला को संरक्षण दिया गया। यह 18वीं शताब्दी के मध्य बसोहली चित्रकला की शैली के लुप्त होने के साथ प्रचलित हुआ था। कौन सी चित्रकला लुप्त हुई थी 18वीं शताब्दी में? बसोहली चित्रकला। जब ये लुप्त हुई थी तब कांगड़ा प्रचलित हुआ था। नेक्स्ट है कांगड़ा चित्रकला के मुख्य केंद्र गुलेर, बसोहली, चंबा, नूरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा है। अब सामूहिक रूप से पहाड़ी चित्रकला के रूप में जानी जाती है, जो उस शैली की सम्मिलित करती है जिसे 18वीं एवं 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच राजपूत शासकों द्वारा संरक्षित किया गया था। कांगड़ा के चित्रकारों ने पीले, लाल और नीले रंग जैसे शुद्ध रंगों का उपयोग किया और ये 200 साल बाद भी अपनी चमक बरकरार रखे हुए है। चित्रकला के इस समूह को कांगड़ा नाम दिया गया क्योंकि वे शैली में कांगड़ा के राजा संसार चंद्र के चित्र के समान है। नेक्स्ट आ गया प्रमुख चित्रकला एवं संबंधित राज्य। बिहार से संबंधित है मधुबनी या मिथिला चित्रकला, पटना कलम और मंजूषा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश से संबंधित है चौकपुन्ना या सोन रखना या चिकनकरी। झारखंड और बिहार से जादू पाटिया संबंधित है। पश्चिम बंगाल से काली घाट या अल्पना संबंधित है। हिमाचल प्रदेश से पहाड़ी, गुलेर, कांगड़ा संबंधित है। मध्य प्रदेश से सुरेती, नरोता, मुरेत, तिलंगा संबंधित है। उड़ीसा से पटचित्र और सौरा संबंधित है। फर, मंडाना, लघु मंडाना ये संबंधित है राजस्थान से। पिथौरा और आथिया संबंधित है गुजरात से। कोल्लम, तंजौर संबंधित है तमिलनाडु से। और फिर पंजाब से संबंधित है फुलकारी। तेलंगाना से संबंधित है चेरियल और निर्मल। और आंध्र प्रदेश से संबंधित है मुगुल्लू कलमकारी। उत्तराखंड से एपेन संबंधित है। केरल से कलमा जट्टू या कालमे जुथू भी बोलते हैं। और कर्नाटक से संबंधित है रंगावली, कुसूती। और महाराष्ट्र से संबंधित है वली या बारली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये तो मैं पढ़ दिया, लेकिन आपको ऐसे थोड़ी ना इतनी आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। इसे आपको 2 से 3 बार देखना पड़ेगा। वीडियो को रिमाइंड कर करके आप लोग ज़रूर इसको देखिए, तब याद होगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है और मोटिवेशन जितना अच्छा मेरा बनेगा तो उतना जल्दी इस बुक को हम ख़त्म करेंगे। और फिर ज़्यादा हम कुछ बोलेंगे नहीं, हम उतना ही बोलते हैं जितना हम कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए इस बात को कि हम उतना ही बोलते हैं जितना हम कर सकते हैं। तो मेरे माइंड में और भी प्लानिंग है, लेकिन हम अभी एक बार इसको ख़त्म कर दें, फिर आगे सोचा जाएगा। अभी हम बोलें कि इसको ख़त्म करना है तो बस ख़त्म करने पे मेरा ध्यान है। तो आप लोग का लेकिन सपोर्ट होना चाहिए। आप लोग जितना वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, उतना मुझे अच्छा लगेगा। उतना बच्चे आएंगे, जितना बच्चे आएंगे हमसे जुड़ेंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा जैसे लगते जाएगा उतना ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊँगा, उतना ज़्यादा मैं मेहनत करूँगा इसके पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है, तो मानव विकास सूचकांक जो है वो प्रकाशित किया जाता है UNDP के द्वारा। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। यह सूचकांक 1990 से जारी किया जा रहा है। मानव विकास सूचकांक के 3 मानक हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। मानव विकास सूचकांक की गणना 4 संकेतकों जैसे जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के द्वारा की जाती है। इसकी गणना 0 और 1 के बीच की जाती है। संकेतक में जो देश अंक 1 जितना पास रहता है वह मानव विकास में उतने उच्च स्तर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं मोंटेस्क्यू। कौन है? मोंटेस्क्यू। और ये कब लिखे थे? 1748 में। इस पुस्तक में सरकार के भीतर विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन प्रस्तावित है। मोंटेस्क्यू ने किताब प्रकाशित करने से पहले 21 वर्ष शोध में बिताए। इस पुस्तक का फ्रांसीसी क्रांति पर प्रभाव पड़ा, जिससे लोग स्वतंत्रता और समानता और राजा के दुर्व्यवहार को समाप्त करने के इच्छुक हुए। फ्रांसीसी क्रांति संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना रूसो ने लिखी है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा है? रूसो ने। लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? वॉल्टेयर्स की। 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? जॉन लॉक की। लामी द पल्स अखबार के संपादक हैं जया पॉल। मार्सिले गीत की रचना कवि रोजेंट दी लाइल ने किया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा जनजातियों के शासन के विभिन्न आवाम में का परीक्षण करने के लिए गठित
समिति का नाम बताइए। अच्छा, जनजातियों के स्वशासन। अच्छा ठीक है, ये संबंधित है भूरिया समिति से। किससे संबंधित है? भूरिया समिति से। ठीक है, भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों, ठीक है, का परीक्षण के लिए भूरिया समिति का गठन किया गया था। जून 1994 में अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करने हेतु भूरिया समिति का गठन किया गया। भूरिया समिति ने 1995 में केंद्र सरकार के समक्ष अपनी जो है रिपोर्ट प्रस्तुत किया। भूरिया समिति की सिफारिश को मानते हुए अनुसूचित क्षेत्रों के लिए केंद्रीय कानून को ठीक माना गया। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कानून के माध्यम से जनजातीय स्वायत्त क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करना था, जिसका उल्लंघन राज्य न कर पाए। अब आ जाइए सरकारी आयोग पर। इसका गठन जो है 1983 में, जून 1983 में किया गया और यह जो है केंद्र राज्य संबंध को सुधारने के लिए सिफारिश दिया था। इसके अन्य 2 सदस्य थे श्री वी शिवरामन और SR सेन। श्री वी शिवरामन और SR सेन इसके अन्य सदस्य थे। अशोक मेहता समिति की बात कर लेते हैं। दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा अशोक मेहता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। अशोक मेहता समिति ने रिपोर्ट 1978 में सौंपी। इसने पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय मॉडल, एक पंचायत और जिला परिषद अपनाने की बात कहा है। अब आ जाते हैं LM सिंघवी। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति का गठन राजीव गांधी सरकार ने 1986 में किया गया। इसने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। राज्य वित्त आयोग का गठन तथा पंचायतों का करारोपण का अधिकार देने की भी सुझाव दिया था। उपभोक्ताओं की जिस अधिकार के तहत वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माताओं द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वह कौन सा है? वह है सूचना का अधिकार। क्या है? सूचना का अधिकार। अगर आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारियाँ पाएंगे। ये जानकारियाँ उस वस्तु के अवयवों, मूल्य, बैच संख्या, निर्माण की तारीख, खराब होने की अंतिम तिथि और वस्तु बनाने वाले के पते के बारे में होती है। इसलिए कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार है। किसी भी उपभोक्ता को जो कि किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वह किसी भी आयु या लिंग का हो और किसी तरह का सेवा प्राप्त करता है, तो उसको सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार होगा। जैसे आप एक दंतमंजन खरीदना चाहते हैं और दुकानदार कहता है कि केवल दंतमंजन तभी बेचेगा जब आप दंतमंजन के साथ एक ब्रश भी खरीदेंगे। अगर आप ब्रश खरीदने के लिए इच्छुक नहीं है तब आपको चुनने का अधिकार उल्लंघन हुआ है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता अस्पांतरित की जाती है, तो ये अस्पांतरित की जाती है पक्षाभि पेशियों द्वारा। किसके द्वारा? पक्षाभि पेशियों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं आँख की जो ये चित्र अंकित किया गया है। इसमें आगे कॉर्निया है, इसको पुतली बोला जाता है। बैक साइड से लेंस है, उसके बाद ये जो है रेटिना है, फिर ये हो गया आइरिस, सिलियरी मांसपेशियाँ। प्रतिबिंब जो है हमेशा रेटिना पर बनता है तथा उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पुतली जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। दृष्टिपटल रेटिना, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है। नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर सकती है। पक्षाभि पेशियाँ, जिसे सिलियरी मांसपेशी कहते हैं। वस्तु दूर होगी तो फोकस दूरी जो है अधिक होगा, वस्तु पास होगी तो लेंस की फोकस दूरी कम कर लेगा और ये सभी कार्य सिलियरी मसल्स का पक्षाभि पेशियों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 10 सदस्य को मनोनीत करता है, 12 सदस्य को मनोनीत करता है। संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का प्रावधान करता है। संविधान के अनुच्छेद 80 के 3 के तहत राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के विभिन्न क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों के मनोनयन की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या जो है 245 है। राज्य विशेष की जनसंख्या के आधार पर किसी राज्य में आने वाले सदस्यों की संख्या का निर्धारण होता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक 31 है और संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं अनुच्छेद 89 के तहत। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़, जो 14वें उपराष्ट्रपति हैं। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता था, यह हो जाएगा आपको मिजोरम।
भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में जो जनगणना 2011 की साक्षरता दर से तीसरा सर्वाधिक मान रखता था वह है मिजोरम। तो इसमें देख लीजिए 2011 के अनुसार जो है साक्षरता दर क्या था। केरल जो है 94%, और फिर लक्षद्वीप हो गया 91.8%, मिजोरम हो गया 91.3%, गोवा 88.7%, त्रिपुरा 87.2%, और सबसे नीचे कौन था आपको भी पता है। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य आ ही गया बिहार 61.8%, और अरुणाचल प्रदेश 65.4%, उसके बाद राजस्थान 66.1%, झारखंड 66.4%, आंध्र प्रदेश तेलंगाना सहित 67%। जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 91.8%, द्वितीय जो है दमन द्वीप 87.1%। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली 76.2% है। नेक्स्ट, एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिया जाता है। विद्यार्थी जो है 75 प्रश्न का उत्तर दिया है, कुल 150 अंक मिला है उसको, तो कितने प्रश्नों का उत्तर जो है वो सही दिया है। ठीक है, तो कुल क्वेश्चन कितना है, 75 क्वेश्चन है। ऑप्शन से अगर आप लेते हैं, ऑप्शन 50 लीजिएगा तो 50 से 200 होना चाहिए था, और 25 क्वेश्चन गलत बनाया यानी 50 नंबर कट जाएगा तो 150 नंबर मिल जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार 50 आंसर सही है। ठीक है, बाकी इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं, और अपना थोड़ा दिमाग लगेगा तो बिना पेन पेपर उठाए भी आसानी से सॉल्व हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में कौन भाग नहीं लेता है। देखिए यहाँ डायरेक्ट क्लियर कर दिया है, ज़्यादा क्लियर यहाँ से होगा आपको। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में कौन भाग लेता है ये जान लीजिए। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये दोनों जो है निर्वाचित। सबसे पहले ये जान लीजिए कि 71 तक राष्ट्रपति संविधान के अतिक्रमण करने संसद शक्ति महाभियोग द्वारा प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, अलावा मनोनीत सदस्य, दोनों सदस्य के भी भाग लेते हैं। राज्य विधानसभा के दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं, भले ही राष्ट्रपति निर्वाचन में से सदस्य भाग लेते हैं। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। महाभियोग का आरोप संसद के किसी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देना होगा कि यह नोटिस सदन के कुल सदस्य के कम से कम 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। संसद के जिस भी सदन में यह आरोप लाया जाता है उसमें सदन की कुल संख्या सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर अगले सदन में भेज दिया जाता है। सदन का दूसरा सदन इस आरोपों की जांच कर सही पाए जाने पर इस प्रस्ताव को भी अगर कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर दे तब यह महाभियोग की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। इसके पश्चात राष्ट्रपति को पद से हट जाना पड़ता है। महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने अथवा अपना प्रतिनिधित्व भेजने का अधिकार होता है। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लाया गया है। एकरा राजधानी है, तो एकरा जो है वो घाना की राजधानी किसकी है, घाना की। सेनेगल की राजधानी क्या है, सेनेगल की राजधानी है डकार। ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनिस। युगांडा की राजधानी कंपाला। अंगोला की राजधानी डुआंडा। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस। मोजाम्बिक की राजधानी मपूतो। नामीबिया की राजधानी विंडहोक। नाइजर की राजधानी नियामी। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया। इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा। बोत्सवाना की राजधानी गैबोरोन। माली की राजधानी बमाको। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है। ऑपरेशन गरुड़ जो है CBI के द्वारा चलाया गया था। एक दूरदर्शी के अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है। सबसे अधिक सही उत्तर चुनें। सबसे अधिक सही उत्तर इसमें चुनना, ऑप्शन पढ़ना। परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानताएं नहीं होती है। परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में गोलाकार विचलन नहीं होता है। परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानताएं एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है। एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। ये होगा सबसे सटीक आंसर, क्योंकि दोनों पॉइंट जो है इसमें ऐड है। वैसे आंसर दोनों होगा, लेकिन सबसे सही आंसर पूछा जाए ऑप्शन नंबर C होगा।
बाकी वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस के स्थान पर अवतल दर्पण या परवलय दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह वस्तु से आने वाली प्रकाश की बड़ी मात्रा को नियंत्रित करने में सहायता करता है। परिणामतः दूर स्थित वस्तु की अधिक तीव्र एवं स्पष्ट छवि बनी होती है। नेक्स्ट आप देख लीजिए डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध किससे है? अभी जस्ट मैंने बताया था कुछ देर पहले, बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध है पंचायती राज द्विस्तरीय समिति से। बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है 1957 में योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अध्ययन के लिए गठित की गई थी। नवंबर 1957 में ये समिति अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस समिति के पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय ढांचा, कौन सा ढांचा? त्रिस्तरीय ढांचा, ठीक है। और अशोक मेहता समिति किया गया था द्विस्तरीय ढांचा, और बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय ढांचा, जो ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार की, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। तदुपरांत 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले में सादनगर विकास खंड में इसे शुरू किया गया। मौलिक अधिकार का संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया जाता है। मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के नेतृत्व में गठित समिति के सुझाव पर 42वें संविधान 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के 51 के अंतर्गत शामिल किया गया। प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11 मूल कर्तव्य हो गए। भारत में मूल कर्तव्य का भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? तो बिहार के कुर्सेला, जो कि कटिहार में पड़ता है, वहाँ पे कोसी नदी जो है गंगा से मिलती है। कोसी नदी का उद्गम नेपाल स्थित गोसाईनाथ चोटी के पास हुई है। प्रमुख सहायक नदी इसका अरुण कोसी, सुन कोसी, तामूर कोसी, इंद्रावती, लिखू, दूध कोसी, भीट कोसी, तांबा कोसी। तो जितने में कोसी लगा हुआ है वो सब कोसी नदी का सहायक नदी है, और कुछ जो हो गया इंद्रावती, लिखू, ये दोनों जो है एक्स्ट्रा में है। नेक्स्ट है, कोसी नदी को नेपाल में सप्त कौशिक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सप्त कौशिक के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है, और तिब्बत, नेपाल और बिहार में लुप्त क्षेत्र लगभग 74,500 वर्ग किलोमीटर है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी के प्रवाह तंत्र के अंतर्गत सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज जिला का अधिकांश क्षेत्र आता है। कोसी परियोजना की स्थापना 1953 में की गई। 1965 में बनकर तैयार हुई है। भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। कोसी ब्रिज जो बना हुआ है उससे संबंधित बात की जा रही है। रेशम उद्योग के लिए बिहार का भागलपुर जिला प्रसिद्ध है, जिस कारण भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी का उपनाम दिया गया है। पूर्णिया, कटिहार, सहरसा जिला जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पूर्णिया, कटिहार और सहरसा जो है जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का सुपौल जिला पहला कचरा मुक्त शहर घोषित हुआ है। निम्न संतों के कालक्रम को सजाएं। पहला है चैतन्य, रामानुजाचार्य, तुलसीदास और नामदेव। इस यहाँ पर डिटेल है, इसी से पता चल जाएगा। रामानुजाचार्य का जो कार्यकाल था 1017 से 1137, नामदेव 1270 से 1350, चैतन्य 1486 से 1533 और तुलसीदास 1532 से 1623। अब जान लेते हैं रामानुजाचार्य जी के बारे में। 1017 से 1106 रामानुजाचार्य का जन्म जो है 1017 ईस्वी में श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का मत दिया था। ज्ञान के स्थान पर भक्ति को महत्व दिया था। इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य नामक नाम से टीका लिखी थी। किस नाम से? श्री भाष्य नाम से। इन्हें दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट आगे नामदेव जो 1270 से 1350 तक। महाराष्ट्रियन संत नामदेव का जीवन काल 1270 से 1350 ईस्वी है। नामदेव दर्जी थे जो संत बनने से पहले लुटेरे का जीवन बिताते थे। नामदेव ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। इनके कुछ गीत गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं।
चैतन्य 1486 से 1533। नवद्वीप नदिया जिला पश्चिम बंगाल में जन्मे चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम विशंभर था। चैतन्य संगीत गोष्ठी या ईश्वर नाम के कीर्तन को लोकप्रिय बनाया। इन्होंने बंगाल में गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना की। किस वैष्णव धर्म? गौड़ीय वैष्णव धर्म की। ये सगुण उपासक तथा कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे। इनके अनुयायी इन्हें कृष्ण का अवतार और गौरांग महाप्रभु कहते थे। क्या कहते थे? कृष्ण का अवतार या गौरांग महाप्रभु बोला जाता था चैतन्य को। इनका दर्शन अचिन्त्य भेदो भेदभाद कहलाता था। कृष्णदास कविराज ने बांग्ला में चैतन्य चरित्रामित्र की रचना की थी। किसने की थी? कृष्णदास कविराज ने। तुलसीदास 1532 से 1623। इनका जन्म उत्तर प्रदेश बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 में हुआ था। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा प्रताप के समकालीन थे। इन्होंने राम भक्ति पर जोर दिया था। तुलसीदास द्वारा रचित प्रमुख कृति जो है रामचरितमानस है, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला, नहछु, वरवे, रामायण आदि ये सभी हैं। स्वावलंबन 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया था नौसेना के द्वारा। इस रोड मैप का उद्देश्य सहयोग, समन्वय, साझेदारी में प्रौद्योगिकियों का विकास करना था। यह भारतीय नौसेना का अपडेटेड स्वदेशीकरण रोड मैप है। प्रमुख रासायनिक अभियान योजना डिजिटल शक्ति 4.0 शक्ति महिला आयोग जारी करता है। एंटी दस्त अभियान दिल्ली सरकार जारी करता है। OPS क्लीन अभियान पंजाब सरकार जारी किया है। और नेक्स्ट अरुणोदय 2.0 असम सरकार। माहिर मिशन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय। इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा जो है हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा लॉन्च किया गया। हीरो मोटोकॉर्प ने अपना पहला स्कूटर वीडा लॉन्च किया है। अन्य समाज की महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। निर्माणाधीन दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के प्रथम चरण साहिबाबाद दुहाई डिपोट का उद्घाटन इसी रैपिडेक्स और बाद में नमो भारत का नाम दिया गया। उत्तरी सिक्किम में लहोनक झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में भयंकर बाढ़ आने से सेना के 23 जवान सहित लगभग 120 लोग की मृत्यु हो गई। चौथे एशियन पैरा गेम्स का आयोजन चीन के हांगझू में संपन्न हुआ। चौथे एशियन पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? चीन के हांगझू में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने क्रिकेट के साथ साथ लेक्रोस और फिर बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश को भी लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में शामिल किया है। अलीनगर की संधि किसके मध्य हुआ था? तो अलीनगर की संधि ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अलीनगर की संधि ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। अलीनगर की संधि फरवरी 1757 के फलस्वरूप अंग्रेजों को कलकत्ता की किलाबंदी करने, सिक्के ढालने का अधिकार था तथा नवाब सिराजुद्दौला द्वारा युद्ध में हुई क्षतिपूर्ति का वचन दिया गया तथा दोनों पक्षों ने भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया। परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। 20 जून 1756 को कालकोठरी की त्रासदी नामक घटना घटी। इस घटना के संबंध में जेड हॉल ने जानकारी दी थी। जेड हॉलवेल, किसने? जेड हॉलवेल। हॉलवेल के अनुसार सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन सुबह केवल उसमें से 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला की सेना के बीच हुआ। इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। प्लासी का युद्ध बंगाल की नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे हुई थी। प्लेइंग इट माई वे किसकी रचना है? यह है सचिन तेंदुलकर की रचना। देखिए, क्रिकेट माई स्टाइल यह है कपिल देव का। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ है सौरव गांगुली का। गोल्डन गर्ल्स PT उषा। सनी डेज सुनील गावस्कर का। वन डे वंडर्स सुनील गावस्कर। 281 एंड बियॉन्ड्स BBS लक्ष्मण। पावर शिफ्ट एल्विन टॉफलर। हेलेन केलर। स्टोरी ऑफ माई लाइफ। एबोर्ड ऑफ लव नरेंद्र मोदी। एमनेस्टी अरविंद अडिगा। मैथोलॉजी रोनाल्ड बर्थ। ये सारा को आप लोग फिर से एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। मुग़ल मेवाड़ संधि कब हुआ था? तो मुग़ल मेवाड़ संधि जो हुआ था ये हुआ था 1615 ईस्वी में जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच में। जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच में 1615 में मुग़ल मेवाड़ संधि हुआ था। 1605 से 1615 के मध्य मुग़लों द्वारा मेवाड़ पर निरंतर सैनिक अभियान कराए गए। अंततः 1615 में मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। मेवाड़ अभियान की सफलता के बाद खुर्रम को शाह खुर्रम की उपाधि दी गई। मंगल पांडे की नेटिव इन्फेंट्री का था, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का था। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया और
उसने लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर ह्यूसोन को गोली मारकर हत्या कर दी। फलस्वरूप मंगल पांडे को गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ने के बाद मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया था। 10 मई 1857 के दिन मेरठ के पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पाल्मस्टन। 1857 के विद्रोह के बाद पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया एवं सेना के भारतीय सैनिक की तुलना में यूरोपीय सैनिक का अनुपात बढ़ाया गया तथा उच्च सैनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई। बंगाल की सेना में यूरोपीय व भारतीयों का सैनिक का अनुपात 1:2 रखा गया, जबकि बम्बई मद्रास में 2:5 रखा गया। भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद सूबेदार का था। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद तहत निलंबित किया जाता है? तो अनुच्छेद 19 जो निलंबित किया था अनुच्छेद 358 के तहत। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन अनुच्छेद 358 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 358 के अनुसार यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण भारत में या भारत के किसी भाग में आपातकाल की उद्घोषणा की गई तो संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार का स्वतः निलंबन हो जाता है। इसके लिए कोई आदेश निकालने या विधेयक पारित करने की जरूरत नहीं होती है। आपातकाल के समय हो जाने के उपरांत अनुच्छेद 19 स्वतः पुनर्जीवित हो जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 358 में संशोधन कर यह जोड़ा गया कि यदि आपात की उद्घोषणा देश के किसी भाग में की गई है तो देश के अन्य भागों के लिए बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 19 के संरक्षण से मुक्त रखा जाएगा। 1975 में घोषित आपातकाल के दुरुपयोग के कारण 44वें संविधान संशोधन 1976 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा अनुच्छेद 358 में संशोधन कर 2 शर्तों दी गई, जो निम्नलिखित में से पहला शर्त है अनुच्छेद 19 का निलंबन युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपात में ही होगा, सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित आपात में नहीं होगा। अनुच्छेद 358 केवल उन्हीं कानूनों को सुरक्षा प्रदान करेगा जिनका सीधा संबंध आपातकाल से है और उसमें इस आशय की स्पष्ट घोषणा की गई है। ऐसे कानूनों के तहत दिए गए आदेशों को भी यह सुरक्षा प्राप्त होगी। भारत में वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। अनुच्छेद 359 के तहत बाह्य एवं आंतरिक दोनों आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूलाधिकार जो है निलंबित हो जाता है। भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर अनुच्छेद 356 लगाया जाता है। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। बैलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला खान जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ये जो है छत्तीसगढ़ में भारत में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र। ओडिशा का जो प्रमुख क्षेत्र है गुरु महिसानी, सुलेपत, बादाम पहाड़ी, किरूबुरी और फिर बांसपानी, सुकिंदा, ये सभी जो है लौह अयस्क क्षेत्र है ओडिशा में। छत्तीसगढ़ में है दल्ली, राजहरा, बैलाडीला, दंतेवाड़ा, बस्तर, अरीडोंगरी, ये सभी जो है लौह अयस्क क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है। झारखंड में है नोआमुंडी, गोवा, पलामू और सिंदूरपुर। कर्नाटक में है बेल्लारी, शिमोगा, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, बाबा बुदन, तुमकुर और संदूर। नेक्स्ट महाराष्ट्र में है रत्नागिरी, चंद्रपुर और तमिलनाडु में है नीलगिरी, सेलम, नीलगिरी और सेलम तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में वारंगल, कुर्नूल, जगैयापेट्टा, रमल्ला कोट्टा, बेलदुत्थी, अनंतपुर, नेल्लोर और गुजरात में भावनगर, जूनागढ़, खंडेश्वर, वडोदरा। प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट 75I संबंधित है नौसेना की P-75 श्रेणी की पनडुब्बियों के अनुवर्ती से। प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 पारंपरिक पनडुब्बी के निर्माण के लिए स्वदेशी तौर पर परिकल्पना की गई है, जो अत्याधुनिक वायु स्वतंत्र प्रणोदन प्रणाली से लैस है। इसकी अनुमानित लागत 43,000 करोड़ रुपया है। इसके तहत 6 पनडुब्बियाँ हैं: INS कलवरी, INS वागसीर, INS वेला, INS खंडरी, INS करंज, INS वागीर। ब्रोंज मेडल मिश्रण होता है, तो ब्रोंज किसका मिश्रण है ये बताइए? ब्रोंज है Cu और Sn का मिश्रण। Cu यानी तांबा और Si लिख दिया, यहाँ पे Sn होना चाहिए, टीन होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ थोड़ा गलती हो गया। तो इसका उपयोग कर मास्टर मिश्र धातु को तैयार किया जाता है, जिसका अच्छा ये दूसरा बात बता रहा है, ये ब्रोंज के बारे में नहीं बता रहा है। Cu और Si, ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पे इनका उपयोग कर मास्टर मिश्र धातुओं को तैयार किया जाता है, जिससे अनाज भंडारण एवं रिफाइनरी संशोधन में संबंधित सामग्रियाँ सुरक्षित रखा जाता है। ब्रास जो होता है वो बना होता है
CU 60% से 80%, या फिर इसमें यहाँ पे गलत है, CU के साथ क्या मिलेगा ब्रास में, ब्रास के साथ यहाँ कॉपर के साथ जो है ब्रास में जिंक मिला होता है, क्या होता है, जिंक होगा Zn, ठीक है। तो इससे बनता है कंडेंसर, बर्तन इत्यादि के निर्माण में ब्रास का यूज होता है। ब्रोंज में CU होता है 75 से 90% और Sn होता है 25 से 10%। तो इसका उपयोग जो है सिक्का, घाटी तथा बर्तन इत्यादि बनाने में प्रयोग किया जाता है। डेल्टा मेटर CU 60%, जिंक 38.2%, बियरिंग, भाल्व तथा जहाज का प्रोपेलर के निर्माण में है। जर्मन सिल्वर CU 30 से 50%, Zn जो है 35 से 25% और Ni जो है 35 से 25%। इसका निर्माण जो है गहना, बर्तन इत्यादि बनाने में किया जाता है। मोनेल मेटल का निर्माण जो है CU 30%, Ni 67%, एसिड कंटेनर तथा एसिड पंप इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। एल्युमिनियम ब्रोंज का जो है निर्माण CU और Ni, CU जो है 90% और Al एल्युमिनियम जो है 10%। सिक्का, मूर्ति निर्माण इत्यादि में किया जाता है एल्युमिनियम ब्रोंज का। और फॉस्फर ब्रोंज का उपयोग जो है CU 94%, Sn 5%, P जो है वो 1%, भार या कैग मिल इत्यादि बनाने में किया जाता है। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है, पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख जो है पर्वत चोटी है। कुद्रेमुख कर्नाटक की पठार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1892 मीटर है। पश्चिमी घाट यह उत्तर के ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटी है कलसुबाई, जो कि 1646 मीटर है। महाबलेश्वर है 1438 मीटर। मुलनगिरी है 1925 मीटर। कुद्रेमुख है 1892 मीटर आदि, ठीक है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत ग्रंथि में मिलते हैं, जिसका सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा 2637 मीटर है। दक्षिणी भारत का दूसरा सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, नीलगिरी की दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी है। इसकी अनायमुड़ी जो है 2695 मीटर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरा कौन सा है, डोडा बेटा 2635 मीटर और ये जो है अनायमुड़ी 2695 मीटर। अन्नामलाई की एक शाखा उत्तर पूर्व की पालनी पहाड़ी तथा दक्षिण में कार्डेमम की पहाड़ी के रूप में फैली हुई है। पूर्वी घाटी यह महानदी की घाटी से नीलगिरी तक 1300 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। उत्तर से दक्षिण की ओर पाई जाने वाली पहाड़ियों का क्रम नल्लामलाई, बेलीकोंडा, पालकोंडा, नगारी, जवादी, सेवराय, पंचमलाई, सिरोमलाई, ठीक है। पूर्वी घाट की प्रमुख चोटी हो जाएगा जिंदागरा 1690 मीटर, महेंद्रगिरी 1501 मीटर। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है किबुल लामजाओ है और यह राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के लोकटक झील में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान का 2/3 भाग फुमडी मिट्टी तथा बायोमास से निर्माण तैरता हुआ दलदल निर्मित करता है। यह उद्यान संगाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। अब आ जाते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान को देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र जहां कश्मीरी स्टैग यानी हंगुल पाए जाते हैं। लद्दाख जो है, लद्दाख में हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये। उत्तराखंड जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, 1936 में भारत का पहला रामगंगा नदी के आसपास ये राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में है केवलादेव साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल, मेरू ग्रेट इंडियन वेस्टर्न का प्राकृतिक आवास है। छत्तीसगढ़ का कांगेर घाटी जो है राणा चार्ल्स डार्विन नामक नई मेढक प्रजाति पाई गई। मेघालय में है बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान जो रेड पांडा के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। जिनमें से किस संस्था को RBI विनियमन नहीं करता है, तो कौन सी संस्था है जिसे RBI विनियमन नहीं करता है, तो वो संस्था है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। कौन सी संस्था है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जिसे RBI विनियमन नहीं करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। शुरुआत में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था। वर्ष 1949 में RBI के राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया। RBI बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली काम करती है। उद्देश्य प्रणाली में लोगों को विश्वास बनाए रखना, जमाकर्ताओं के हित की रक्षा करना और आम जनताओं को किफ़ायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाना। निम्नांकित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, तो कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, तो राजस्थान जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर 39 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। गुजरात है 1,96,000
24 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के अनुसार छोटे राज्य को लीजिए तो गोवा हो जाएगा 3702 वर्ग किलोमीटर, सिक्किम है 7096 वर्ग किलोमीटर, त्रिपुरा है 10,491 वर्ग किलोमीटर, नागालैंड है 16,579 वर्ग किलोमीटर, मिजोरम है 21,081 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश का क्रम जो है सबसे बड़ा हो गया लद्दाख 1,66,698 वर्ग किलोमीटर, जम्मू कश्मीर है 55,538 वर्ग किलोमीटर। और ये जो है इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि इसमें पीओके और अक्साई चीन दोनों शामिल है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 8249 वर्ग किलोमीटर, दिल्ली 1484 वर्ग किलोमीटर, दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप 603 वर्ग किलोमीटर, पुडुचेरी 479 वर्ग किलोमीटर, चंडीगढ़ 114 वर्ग किलोमीटर और लक्षद्वीप जो है 32 वर्ग किलोमीटर है। बिहार क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 12वां राज्य है। बिहार कौन सा राज्य है? 12वां, और इसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट आ गया पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हाँ, पैसिव में आई ईट अ बनाना एवरी डे, तो इसका क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस? इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ए बनाना इज़ ईटेन बाय मी एवरी डे। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और टाइम दिया हुआ है। तो उसका पैसिव करने के लिए आपको पहले ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, उसके बाद इज का इज आ जाएगा, फिर V1 को V3 फॉर्म में लाना है, फिर बाय तो बाय लगता ही है पैसिव करने के लिए, और एजेंट जो है उसको लिखना है। एवरीडे एजेंट हो गया, ए बनाना इज ईटेन बाय मी एवरीडे। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मक है, तो निम्नलिखित तत्वों में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मक जो है CS है। ठीक है, CS मतलब सीजियम। तो निम्नलिखित हो गया लिथियम विद्युत ऋणात्मकता इसका 0.98 है लिथियम का, सीजियम का 0.79 है, और फिर क्लोरीन का 3.16 है, और नाइट्रोजन का 3.14 है। सीरियम इज़ लेस नेगेटिव एलिमेंट। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है, तो चाल जो है वो स्थिर रहती है। समान वृत्तीय गति है ना, तो इसमें चाल जो है वो स्थिर रहेगी। एक समान वृत्तीय गति में एक त्वरित गति है, क्योंकि निकाय को गति की दिशा में लगातार बदलती रहती है एवं वृत्तीय गति के दौरान निकाय का कोणीय वेग स्थिर रहता है, तो इसे एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। वृत्तीय गति में चूंकि गति की दिशा लगातार बदलती है, इसलिए त्वरण भी एक समान वृत्तीय गति के दौरान बदलते रहता है। ठीक है, बाकी ये फिगर आप देख लीजिए, आगे देख लीजिए। अभी केंद्रीय बल बराबर होता है mv²/r। तो वेग, परिमाण और दिशा जो है हमेशा बदलते रहेगा, और वेग जो है परिवर्तित नियम नहीं है। ठीक है, बल Fc बराबर mv²/r। बल की दिशा भी हर बिंदु पर बदल रहा है, बल की दिशा जो है वो हर बिंदु पर बदल रहा है। त्वरण, बल की दिशा में त्वरण होगा, हर बिंदु पर अभिकेंद्रीय त्वरण बदलते रहेगा। Q1 बराबर Q2 बराबर Q3। नेक्स्ट आ गया Q1 बराबर V1/T1, Q2 बराबर V2/T2 और Q3 बराबर V3/T3। त्वरण हो गया QC बराबर V²/r, इसे याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। चाल एक नियत राशि है, क्योंकि चाल एक अदिश राशि है। निम्नलिखित निवारक निरोधक अधिनियम को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो इसे व्यवस्थित कर देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट आके। ठीक है, तो इसके अनुसार आप देख लीजिए, निवारक निरोधक अधिनियम 1950 से जो 1969 में समाप्त कर दिया गया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1917 में लागू हुआ, 1975 में निरसित कर दिया गया। विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यसन निवारक अधिनियम 1974 में आया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में आया। चोर बाजारी निवारक और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 में आया। आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप अधिनियम टाटा जो है 1985 में आया, यह 1995 में समाप्त हो गया। और स्वापक औषधि और मनरू प्रभावी पदार्थ व्यापार निवारण अधिनियम 1988 में आया। आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002 में से 2004 में निरस्त कर दिया गया। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA जो है 1967 में आया, जो 2004, 2008, 2012, 2019 में संशोधित हुआ है। और क्वेश्चन के अनुसार जो है 2, 4, 1, 3 सही कूट होगा। ठीक है, निवारक निरोधक कानून या निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण का अनुच्छेद 22 से संबंधित है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरोध की अवधि को बिना सलाहकार बोर्ड की राय के 3 से 2 माह कर दिया गया है। अब हम लोग
आज का जो वीडियो है यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन हो गया और 50 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो जो है वो बड़ी हो जाती है और वीडियो बड़ी होने के कारण इसमें से कुछ स्टूडेंट हैं जो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग का 30-40 मिनट देख के छोड़ देते हैं। तो हम सोचे कि आधा आधा करके 2 वीडियो देंगे, तो शायद आप लोग उस पर ज़्यादा फोकस करके देखेंगे भी, ये इंतज़ार में नहीं रहेंगे कि जल्दी वीडियो कब ख़त्म होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे। तो आप इसे जल्द से जल्द अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे। अगर 50 ही क्वेश्चन पढ़ना है तो उसे थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे साथ जितने स्टूडेंट को जोड़ेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और जितना मुझे मोटिवेशन मिलेगा उतना जल्दी हम लोग इस बुक को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।